नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अब 5 हफ्ते दूर है और मैं अपने प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देते वक्त डिसाइड किया था कि किस तरीके से मैं एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला हूं। और वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए कारगर साबित हुई 4 बार कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये है मॉक टेस्ट प्रोटोकॉल। हम एक्चुअल टेस्ट देखेंगे, यानी 2025 का मैं पेपर दिखाऊंगा और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अपकमिंग डेज में जितने भी आप मॉक टेस्ट लिखते हो और जितने भी आप टेस्ट रिवाइज करते हो, उसको इस प्रोटोकॉल के बेसिस पे आप जरूर फॉलो करें। बिफोर स्टार्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यूपीएससी के सभी बैचेस के लिए या स्लीपी क्लासेस के लिए जो सभी कोर्सेज हैं उन पे 30% ऑफ मिल रहा है आपको। लास्ट 30 बैच है ना, तो लास्ट 30 कोड का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और क्वेश्चन पेपर है साल 2025 का। अब मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे कैसे रखने हैं, कैसे सीक्वेंसिंग करनी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेसिकली दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट ऑफ कोर्स, जब मेरे पास पेपर आता है, मॉक टेस्ट भी आता है या एक्चुअल पेपर भी आता है, तो मैं ना स्किम करूंगा उसके थ्रू। मैं जाऊंगा कि अच्छा ठीक है, पहले ये कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ी सी फेमिलियरिटी बनती है, बट कोई पॉइंट ही नहीं है उसको डिटेल में स्किम करने का। कहने का मतलब, स्किम का मतलब होता है कि आपने 2 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, थोड़ा देखा, कुछ दिखे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, थोड़ा अपने आप को शांत फील कराया, या कुछ ऐसे दिख गए जो नहीं आते हैं, थोड़ा वहीं पे आपके हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई। जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द पेपर, कि ऐसा बिल्कुल अननोन सामने ना आए, इसलिए एक बार स्किम कर लेना पेपर को। जो भी पेपर आप, चाहे मॉक टेस्ट ही देते हो, है ना, चाहे मॉक टेस्ट ही देते हो। अब वापस आते हैं। कभी भी स्ट्रेटेजाइज ऐसे नहीं करना है कि मैं एक सेक्शन उठाऊंगा, या फॉर एग्जाम्पल मैं उठाऊं कि पॉलिटी, मेरी तो बहुत स्ट्रांग है पॉलिटी, मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि बहुत बढ़िया हो जाए। वाई? बिकॉज अगर वो सेक्शन जो आपने सोचा है कि आपका बहुत बढ़िया है और उसमें एक पेज पे आपसे 6 में से 3 क्वेश्चन हुए या 4 क्वेश्चन हुए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। रादर जो पेपर का सीक्वेंस है उसे फॉलो करना चाहिए। मतलब ऑफकोर्स मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू दिस प्रोसेस, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे लिए काम किया वो मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको मॉक टेस्ट में यूज करके काम आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, एक से शुरू हो गया। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स एंड वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? तो सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड चलाता है, इतना मुझे याद है। इसकी कुछ कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। मुझे इतना याद है कि बॉन्ड्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि स्टॉक्स होते हैं या नहीं होते हैं। सो वट एवर इज द थिंग, पहली बात तो इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा कोई ऑप्शन, या तो पता होगा या नहीं पता होगा। तो ये ऑलरेडी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया, लेकिन आई ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस, लेट्स से आई एम ओनली एबल टू एलिमिनेट ऑल दिस ऑप्शन, है ना, या आई एम एबल टू एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शंस। अब ये मेरा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक मार्क लगा दूंगा, दैट इज सर्कल, ठीक है। इट कुड बी स्क्वायर, इट कुड बी एनीथिंग, बट सर्कल एक डिस्टिंक्टिव मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। पेपर वाले दिन भी पेंसिल लेके जाऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। बट पेन भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओएमआर में तो पेन से ही मार्क करना होता है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने से आरबीआई के पास पैसा आता है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इससे पैसा आता है। पेंशन फंड मैनेजमेंट से पैसा आता है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज से पैसा आता है। अब इतना मेरे को पता है कि आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को पैसे नहीं देता है, डायरेक्ट लेंडिंग वो करता ही नहीं। तो जहां जहां पे 4 आ रहा है वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट से पैसा आता है आरबीआई के पास, ठीक है। तो ये आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं कह रहा हूं मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 और 2 तो डेफिनेटली है, बात 5th पे आती है ना। क्या प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट से आरबीआई को पैसा आता है या नहीं आता है? अगर मैंने पढ़ा होगा तो मुझे पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। मैंने कर दिया, टिक कर दिया।
अब इसको मैं सर्कल नहीं कर सकता, इसको मुझे कोई और निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। इसको मैं बस एक बार दोबारा देखूंगा बिफोर मेकिंग इट डार्क इन द OMR शीट। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग अहेड, आई एम गोइंग थ्रू द पेपर। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ED, DRI, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो मुझे पहले दो तो पता है, मुझे पहले दो पता है कि ओके, ED का ये फंक्शन है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत ये प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है। इट वर्क्स अंडर, क्या ED MHA के अंडर काम करता है और MHA के अंडर भी इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर काम करता है, ये मेरे को पता नहीं। तो ऑलरेडी दिस इज अ टफ क्वेश्चन, मैं इसको पहली साइकिल के लिए रखता ही नहीं हूं। जहां पे भी मुझे डाउट आ रहा है, जहां पे मैं सोचना पड़ रहा है मुझे 2 मिनट के लिए, उसको मैं सर्कल लगा रहा हूं। अभी स्टार्टिंग में दिस कैन बी डिसहार्टनिंग, बट ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ अटेम्प्टिंग। फिर मैं आ गया नेक्स्ट पे, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। RBI mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. तो मैं ये सोचता हूं कि RBI का तो ये काम ही नहीं है कि वो कंपनीज को रेगुलेट करे, ये काम तो सेबी का है, और कॉर्पोरेट्स को अगर ये करना है तो सेबी करेगा ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। In India, companies submitting BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. तो आप इस टर्म से मेरे को लगता है कि यार लार्जली नॉन फाइनेंशियली होंगे, क्योंकि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी में मैं अपने इनिशिएटिव्स दिखाता हूंगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है ना। आई ओनली नो कि या तो आंसर 2 ओनली है या नीदर 1 और 2 है ना। तो वंस अगेन आई पुट इट इन अ सर्कल। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता हूं पहले साइकिल में, फर्स्ट साइकिल ऑफ अटेम्प्टिंग में। फिर मैं 5th क्वेश्चन पे आया। इन इंडिया, इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब मैंने तो इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होती है इंडिया में, इतना पता है। तो कम से कम इनकम टैक्स एक्ट में जरूर एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट रखा गया होगा। अब क्या लैंड को, इसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाता होगा? बहुत सारे इंस्टेंसेस में मैंने देखा है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी जमीन को एग्रीकल्चर जमीन दिखाते हैं ताकि टैक्स ना भरना पड़े। इससे मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट तो सही है ना। अब ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1, इसका मुझे गारंटी नहीं है। तो वंस अगेन ये वाला स्टेटमेंट में निकाल पाया है ना, ये वाला स्टेटमेंट में निकाल पाया, बस इतना ही कर पाया, तो मैं आई एम नॉट अटेम्प्टिंग। 6th क्वेश्चन देखो, रेजिलियंस चाहिए इसमें कि मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया। Consider the following statements. India has joined the Mineral Security Partnership as a member. India is a resource-rich country and all 30 critical minerals it has identified. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि मेरे को पता है डायरेक्टली। तो जब ये नहीं है तो ये और ये नहीं है, मेरे को इसका आंसर डायरेक्ट मिल गया, तो मैं इसे टिक कर दूंगा। कहने का क्या मतलब है कि जब मैं मॉक टेस्ट लिख रहा हूं तो मैंने ये एक पेज आपको दिखाया कि हाउ टू हैंडल 1 पेज। इसमें से 6 क्वेश्चन थे, मुझे 2 ही आते थे। कई बार ऐसा होगा एक्चुअल एग्जाम में कि आपको 6 क्वेश्चन होंगे, एक भी नहीं आएगा, लेकिन यहीं पे लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं और जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं पहली बारी में। पहली बारी में अटेम्प्ट नहीं करना है। गो अहेड, लुक एट द एंटायर पेपर लाइक दिस, इसी नजर से पूरा पेपर कंप्लीट करो। अब जो मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, मैं 1 से लेकर 100 तक गया, इसमें मुझे अपने आप को 40 to 45 मिनट से ऊपर नहीं देने, बिकॉज मैं 3 आइटरेशंस में पेपर करूंगा। आइटरेशन समझते हो, 3 बार मैं जाऊंगा पेपर के थ्रू, तो मैं 40 से 45 मिनट लगाऊंगा। मैं अपने आप को टारगेट दूंगा कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट में मैं एक बार जरूर पेपर पूरा गो थ्रू करने वाला हूं। जिसके बाद जो मैंने टिक किए हुए हैं ना, जो मैंने ये टिक किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं एक ही बार दोबारा देख के OMR में मार्क कर दूंगा। अब जो मैंने ये टिक किए हैं क्वेश्चन, दीज कैन टर्न आउट टू बी say for example 30, they can be 35, if I am having a very very good day they can be 40, बट हार्डली इससे ज्यादा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरीके का पेपर है कि हार्डली 40 से ज्यादा आपके पहले साइकिल में सही होंगे। सही मतलब आपके हिसाब से सही, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं आपके हिसाब से सही कह रहा हूं। अभी भी इसमें से 5 गलत हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आपने तैयारी की है, कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा तो सही करोगे। नाउ द सेकेंड आइटरेशन बिगिंस। बिफोर द सेकेंड आइटरेशन
और रेपिटेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप ये 40 मार्क कर दो ओएमआर शीट से, इनको लॉक कर दो, इनको साइड कर दो। अब नहीं इनके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि पेपर का रेंज हम 100 नहीं रखेंगे, पेपर को क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब मेरा 60 क्वेश्चंस का पेपर रह गया है। अब मैं दिमाग लगाना शुरू करूंगा उन दो क्वेश्चंस जिसमें मैं 2 ऑप्शंस तक पहुंच पाया था। सो माय सेकेंडरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी जिसमें मैं 2 ऑप्शंस तक पहुंच पाया था। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता, है ना। सेकेंड राउंड में मेरे को पता लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मैं करूंगा ही नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो में करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग दिस नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। सेकेंड राउंड में पढ़ रहा हूं मैं, पहले राउंड में छोड़ दिया था, मुझे नहीं आता था। कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीप्ट्स। पैसा जो बोरो करती है गवर्नमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, स्टेक जो पीएसयू की स्टेक बेचने से जो पैसा आता है, वो कैपिटल रिसीप्ट में काउंट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो नाउ आई हैव रीच्ड अ कंक्लूजन कि ओके 1 और 2 ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करके अब मैं मार्क करता रहूंगा। जिनको मैंने कर दिया है कंप्लीट उनको मैं टिक करता रहूंगा, लेकिन जिनमें मैं एलिमिनेट करके पहुंचा था या मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए थे उनको मैं कभी भी ऐसे नहीं टिक करूंगा। द रीजन इज कि मॉक टेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, आई मस्ट नो कि कितने क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लिए थे, कितने क्वेश्चंस मैंने सेकेंड राउंड में कंप्लीट किए, और लास्टली जो मैं गेस करने वाला हूं रिगार्डलेस ऑफ मेरा सही है या गलत है, मतलब मैं 2 में पूछा, 2 ऑप्शंस में पहुंचा, मैं दोनों में से बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाया पेपर में कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, लेकिन मैंने फिर भी गेस कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने चाहिए इन द रेंज ऑफ 75 to 85, तो मैंने गेस कर दिया। अब गेस करके वो सही भी हो सकता है, गेस करके वो सही भी हो सकता है, जब आप आंसर की चेक करोगे तो गेस करके सही भी हो सकता है, लेकिन उसके सामने जी लिख देना। कहां पे मैं कह रहा हूं, कहां पे, एक्चुअल पेपर में नहीं कह रहा, जो मॉक टेस्ट लिख रहे हो, क्योंकि फिर मैं एनालिसिस पे आऊंगा, विच इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। जब मैं एनालाइज करूंगा पेपर को, व्हेन आई विल बी एनालाइजिंग द पेपर, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एनालिसिस के अंदर मुझे 3 टाइप के क्वेश्चंस दोबारा देखने हैं। पहला, जो मैंने गेस किए थे और करेक्ट हो गए, ठीक है। दूसरा, जो मैंने स्किप कर दिए थे। तीसरा, जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस किए। These are the 3 types of questions that I will once again look into. मैं दोबारा से इनको देखूंगा, क्योंकि जो मैंने पहली ही बारी में कर दिए थे और सही हो गए थे उसको मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है ना। वेल एंड गुड, मुझे आता था, मैंने अटेम्प्ट कर दिया और सही भी हो गया, उस पर टाइम भी नहीं है, अपने पास इतना टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। यहां जो मैं एनालिसिस करूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से फिर मैं अपनी टेस्ट लर्निंग्स को नोट करता चलूंगा। अब चाहे आप वो लिख के नोट कर लो, चाहे आप किसी लैपटॉप पे नोट कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम है, वहां लिखना नहीं है ज्यादा, है ना। मेंस होता तो लिखने के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करवाता आपको, लेकिन कहीं पे भी नोट करो, सिर्फ एक लाइन में, सिंगल लाइन में टेस्ट लर्निंग्स देखो कि ये लर्निंग है या ये मुझे नहीं पता है। जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखूं और मुझे पता चले कि हाँ यार, ये जो इनकम होती है ना, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग और वूल रेयरिंग, इनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, मान लो, आई एम नॉट सेइंग यही आंसर है, आई एम सेइंग मान लो ये आपको पता चले, तो फिर आप ये लिख दो एक लाइन में कि पोल्ट्री फार्मिंग वूल रेयरिंग पे इनकम टैक्स नहीं लगता। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा पर्पस यहां पे ये है, हमारा पर्पस ये है कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका हमें फायदा हो, जो हम टेस्ट लिख रहे हैं उसका फायदा हो। प्लीज अंडरस्टैंड कि 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स के बीच में आपको एक टेस्ट को एनालाइज करने में लगेगा। अटेम्प्ट करने में 2 आवर्स लगेंगे या 1 आवर 50 मिनट, जितना भी आपको लगता है। एनालाइज करने में 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। इसके बियॉन्ड लग रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये एनालाइज नहीं कर रहे हो तो टेस्ट लिख के भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो बस आपको आंसर की पता लग गई, लेकिन यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम इट। तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करें। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है 30 दिन का प्लान कैसे फॉलो करना है, उसमें मैंने टेस्ट की स्पेस कैसे रखनी है वो भी बताया, कितने मिनिमम टेस्ट आपको 8 से 10 लिखने चाहिए वो भी बताया है, और कैसे उनको यूज करना है। ऑलरेडी जो आप सेक्शनल टेस्ट लिख चुके हो उनको कैसे अपनी रिवीजन में यूज करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर
मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए रिवीजन के लिए वो लिखूं, वो बताऊं, तो प्लीज रिवीजन एक बार कमेंट्स में लिख दो। और अगर आप हमारे साथ रिवाइज करना चाहते हो, हम लोग ना रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, जीएस कंप्लीट रिवाइज कर रहे हैं। मैं कल पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज स्टार्ट करने वाला हूं संडे से, और साथ साथ 8-8 घंटे में हम ये टॉपिक्स पूरे के पूरे रिवाइज करते हैं प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। और हमारी कोशिश रहती है कि कट ऑफ प्रूफ बनाया जाए प्रिपरेशन को, ताकि आपके 100-105 की अबव नंबर आए, ताकि आपको ये टेंशन ना लेनी पड़े कि मेरी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। मेंस के ऊपर फोकस करें, है ना, हमारे साथ जुड़े, मेंस के ऊपर फोकस करें। मेंस इज द मेन चैलेंज, और जो हम आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे अभी अगले 35 दिन इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू, एंड प्लीज ट्राई टू यूज दिस स्ट्रैटेजी इन योर टेस्टिंग।